फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम पढ़ेंगे पियाजेज के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं। सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स, उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर एंड अबव। तो इसको आप इसके शुरू के वर्ड से ये SPCF से याद रखिएगा। SPCF इसको आप सम पीपल कांट फोकस से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 एंड 11 एंड एबव। ठीक है, अब एक एक करके सारे स्टेजेस में क्या क्या होते हैं ये समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है सेंसरी मोटर। इस 0 से 2 साल, हिंदी में भी मैं बताते हुए चलूंगी। इसको कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है एंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया होता है जो जानबूझकर हम नहीं करते, अपने आप हो जाती है। जैसे कि पलकों का झपकना, जब आप बच्चे के हाथ में अपना उंगली रखेंगे तो बच्चा अपने आप अपना हाथ बंद कर लेगा। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा कि आप बच्चे के हाथ में अगर अपनी उंगली डालेंगे तो वो अपने आप उसका हाथ बंद हो जाएगा। ये जो होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बच्चा जानबूझकर नहीं करता है, वो अपने आप उसका हाथ बंद हो जाता है। उसी तरह पलकों का झपकना भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है, जानबूझकर हम लोग नहीं करते, अपने आप होता है। तो ये पलकों का झपकना जो है ये जीवन भर चलता है। लेकिन बाकी जितनी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि किसी के हाथ को ऐसे बच्चे के हाथ में डालने के बाद पकड़ना, ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये सेंसरी मोटर स्टेज में बंद हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन अनैच्छिक क्रियाएं होती है। लेकिन इसी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, ये अनैच्छिक क्रियाएं खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब है सेंस एंड मोटर। सेंस एंड मोटर क्या है? इस मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज का जो नाम पड़ा है वो सेंसरी मोटर क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें जो है हम लोग सेंस से सीखते हैं। सेंस मतलब इंद्रिय, ठीक है, और मोटर मतलब गतिक। तो इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि हम लोग इसमें सेंस से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती, वो ना लैंग्वेज बोलना जानता है ना ही लैंग्वेज समझता है। बस वो सेंस से सीखता है और मोटर एक्टिविटी से सीखता है। मोटर एक्टिविटी मतलब गतिक क्रियाएं करके सीखता है। ठीक है, वो छू के, किसी भी चीज को छू के, पटक के, देख के, टच करके ऐसे ही सीखेगा ना, वो लैंग्वेज तो समझेगा नहीं। तो सेंस से सीखता है और मोटर एक्टिविटी करके सीखता है, इसीलिए इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। इंद्रिय से सीखता है और गति करके सीखता है। ठीक है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर को कहते हैं हिंदी में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये क्या होता है? गोल क्या होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं, 1-1.5 साल के होते हैं, जब बच्चा शुरू में बहुत छोटा होता है, 1 महीने 2 महीने का, तो उसका कोई गोल नहीं होता, उसके सारे एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ठीक है, उसका कोई गोल नहीं होता है। लेकिन बच्चा जब 1 साल 1.5 साल का होता है तो वो गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करता है। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर क्या करता है? वो कुछ करना चाहता है और करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर है, यहाँ पर कोई बच्चा है, यहाँ पर एक बॉटल रखी हुई है, तो उसका ये गोल हो जाएगा कि मैं यहाँ से
लुढ़कते हुए यहाँ जाऊंगा और इस बॉटल को गिरा दूंगा। ये उसका गोल हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। वो यहाँ से जाएगा, घुटनों के बल जाएगा, घुटनों के बल जाएगा और ये बॉटल गिरा देगा, उसका लक्ष्य खत्म, उसका काम खत्म। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। मतलब बच्चा अब कुछ गोल बनाता है और काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर रहा है, कुछ गोल बना रहा है और काम कर रहा है। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन नकल करना। ये क्या होता है, बच्चा बाद में नकल करता है। जैसे बच्चा पापा को सेविंग करते हुए देखेगा तो वो बाद में उसी तरह से नकल करेगा। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको बोलते हैं, ये है कि देख लेगा, माइंड में रख लेगा और बाद में करेगा। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। जैसे कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, 2 महीने का, 1 महीने का, आप उसके सामने जब तक किसी वस्तु को रखते हैं तब तक ही वो उस वस्तु को पहचानता है। आप अगर उस वस्तु को उसके नजर के सामने से हटा लेते हैं तो उसको वो भूल जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे नजर के सामने से हट जाने के बाद भी जो ये वस्तु है ये दुनिया में एग्जिस्ट करती है। उसको सिर्फ जो आंखों के सामने दिखता है वही उसको लगता है कि दुनिया में है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, साल भर का हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। मतलब जो चीज आप उसके नजर के सामने नहीं भी रखेंगे, आप उसको कुछ बॉल दिखाएंगे या कुछ दिखाएंगे और उसके बाद उसके नजर के सामने से हटा लेंगे तो फिर वो बॉल को ढूंढेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो अस्थायित्व हो गया, उसके दिमाग में वो बन गया उसका पिक्चर कि ये चीज हम मेरे पास सामने से हटा लिया गया है लेकिन दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में। अगर जैसे मान लीजिए कोई 1.5 साल का बच्चा है, आप इसको उसको कोई खिलौना दिखाते हैं और उसके बाद उस खिलौने को छुपा लेते हैं तो वो फिर उस खिलौने को ढूंढेगा। ठीक है, क्योंकि अब उसके दिमाग में वो खिलौना बन चुका है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो चुका है। अब सामान को, खिलौना को उसके नजर के सामने से हटाने से वो उसको भूलता नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये सेंसरी मोटर इंद्रिय कामक 0 से 2 साल, इसमें कुछ एक्शंस होते हैं ये सारे। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होती है। ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे उसका नाम था सेंसरी मोटर, मतलब बच्चा सेंस से सीखता है और मोटर एक्टिविटी के सीखता है। इसका है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल तो आप ऑपरेशनल को समझिए लॉजिक, तो ये लॉजिक आने के पहले की स्टेज है। ठीक है, लॉजिक आने के पहले की स्टेज, ये लॉजिक बच्चे में, लॉजिक जो आता है वो आने के पहले की स्टेज है। अभी तक बच्चे में लॉजिक, 7 साल में तक बच्चे में लॉजिक नहीं आया है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग देता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, मतलब बच्चा ऐसा तर्क देगा जिससे कि आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ट्रांसडक्टिव मतलब ये होता है इलॉजिकल, इलॉजिकल रीजनिंग। अब मान लीजिए किसी दिन कुत्ता भूखा और लाइट चली गई। ठीक है, कुत्ता भूखा और लाइट चली गई तो बच्चा क्या बोलेगा कि कुत्ता के भूखने से लाइट चली जाती है, इस तरह का वो तर्क देगा। ठीक है, कुत्ता के भूखने से लाइट चली जाती है, इस तरह का तर्क देगा। इस उम्र का बच्चा, उसको कोई लॉजिक नहीं होता है, वो तर्क देता है लेकिन बिल्कुल ही इलॉजिक तर्क देता है। ठीक है, तर्क देता है लेकिन इलॉजिक तर्क देता है। इसी को कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में होता है। उसके बाद होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म बोलते हैं जीववाद, एनिमिज्म बोलते हैं जीववाद। इसमें क्या होता है, बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझता है। जैसे अगर उसे टेबल से चोट लग गई तो वो टेबल को 4 बार मार लेगा, या उसे टेबल से चोट लगी, आप टेबल को मार दीजिए तो फिर वो
खुश हो जाएगा कि चलो मुझे चोट लगी तो इसे भी चोट लगी, ठीक है। इसी को कहते हैं एनिमिज्म। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी क्या हुआ, अगर आप रिवर्सिबिलिटी देखिएगा तो ये हुआ पलटावा, और इर लग गया शुरू में, मतलब पलटावे का गुण नहीं होता है, पलटावे का गुण नहीं होता, बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है। जैसा कि आप लोग को सबको मैंने बताया है कि पियाजे जो है उसने अपने तीनों तीनों बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। पियाजे जो है उसने अपने तीनों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसने एक दिन किया कि अपने बच्चे को वो घर से, ये मान लीजिए यहाँ उसका घर है, घर से वो ऐसे करके बच्चे को स्कूल लेकर गया, ठीक है। यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर स्कूल है। तो वो ऐसे करके बच्चे को स्कूल लेकर गया और उसने बच्चे को कहा कि मैं तुम्हें घर से स्कूल लेकर आया हूँ, अब तुम घर से स्कूल, स्कूल से घर जाने का रास्ता मुझे बताओ। तो उसके बेटे ने कहा कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है, लेकिन स्कूल से घर का रास्ता नहीं पता है। इसी का मतलब है कि उसको पलटावे का गुण नहीं है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रास्ते से अगर हम यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं तो इससे वापस ऐसे यहाँ से घर भी जाया जा सकता है। ये पलटावे का गुण इस स्टेज के बच्चों में नहीं होता है। उसके बाद है इगोसेंट्रिज्म, मतलब अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता। इगोसेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रिता। ये क्या होता है, बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। वो सोचता है जो हूँ मैं ही हूँ, जो मैं सोचता हूँ सारी दुनिया वही सोचती है, ठीक है। वे बच्चों, इसमें बच्चा बहुत छोटा है, 2 से 7 साल का बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को क्या समझेगा, उसे तो लगेगा ही कि जैसा मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वैसी ही सोचती है। तो 2 से 7 साल की उम्र का बच्चा जो है वो इगोसेंट्रिक होता है, उसे लगता है मैं जो सोचता हूँ दुनिया वही सोचती है, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, पियाजे ने क्या किया, दो बराबर ग्लास में पानी लिया, ठीक है, बराबर ग्लास में बराबर सेम ग्लास में सेम अमाउंट में पानी लिया, ठीक है। और उसने बच्चे के सामने, अपने बेटे के सामने एक पानी को एक लंबे ग्लास में डाला और एक पानी को एक चौड़े ग्लास में डाला, और इसी इसी के बच्चे के सामने ही इस दोनों को इसमें डाला, और ये दोनों सेम साइज था और सेम पानी था। तो एक में पानी ये यहाँ तक आ गया और एक में पानी यहाँ तक रह गया, ठीक है। तो जब उसने पूछा कि किसमें पानी अधिक है, तो बच्चे ने कहा कि इस वाले ग्लास में पानी अधिक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें संरक्षण का गुण नहीं था, उसने बस इसकी लंबाई देखी, समझ लिया कि इसमें पानी अधिक है। उसको ये नहीं समझ में आया कि जब दोनों सेम साइज का ग्लास है और इसी ग्लास से डाला है तो पानी सेम ही होगा। इसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव, मतलब वॉल्यूम को वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप 2 से 7 साल के बच्चे को वॉल्यूम पढ़ाएंगे तो वो नहीं समझेगा, वॉल्यूम का कंसेप्ट अभी उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लैक ऑफ कंजर्विटी है, वॉल्यूम संरक्षण का अभाव है। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन होता है केंद्रीकरण। सेंट्रेशन क्या होता है, बच्चा अभी एक ही चीज को, एक ही एस्पेक्ट को देख सकता है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज चीजों को नहीं कर पाता है। अगर उसका ध्यान लंबाई पर है तो बस वो लंबाई देखेगा, चौड़ाई पर है तो वो चौड़ाई देखेगा, ठीक है। अब जैसे ये ग्लास है तो अगर वो इसके लंबाई को केंद्रित कर रहा है अपना ध्यान, तो लंबाई ही देखेगा, चौड़ाई पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है। केंद्रीकरण मतलब वो एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है, एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है, विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता है, ठीक है। इस उम्र का बच्चा विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता, डिसेंट्रलाइजेशन का गुण उसमें नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज को समझेंगे, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट का मतलब होता है
संक्रियात्मक अवस्था। तो संक्रियात्मक ऑपरेशनल को आप लॉजिक वर्ड से समझ सकते हैं। वो लॉजिक आने से पहले की अवस्था थी और इसमें बच्चे को लॉजिक आ जाता है, इसमें बच्चे में लॉजिक आ जाता है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्कपूर्ण चिंतन, लेकिन इसमें लॉजिक आता है लेकिन कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, कॉन्क्रीट चीजों के प्रति। कॉन्क्रीट क्या होता है? ऐसी चीजें जो आंखों के सामने दिखाई दे। कॉन्क्रीट मतलब आंखों के सामने हो, जो चीज आपके आंखों के सामने हो, जैसे कि जिसको आप टच फील कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कॉन्क्रीट। मूर्त मतलब जिसको कि आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो चीज आपके दिमाग में हो लेकिन सामने नहीं हो। ठीक है, तो जो आंखों के सामने हो, जिसको टच किया जा सकता है, उसी को कहते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है, तो कॉन्क्रीट चीजों के प्रति बच्चों में लॉजिक आ जाता है। इस अवस्था में कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाता है, पलटावे का गुण आ जाता है। उसमें पलटावे का गुण नहीं था। ठीक है, उसमें पलटावे का गुण नहीं था, इसमें पलटावे का गुण आ जाता है। मतलब अब बच्चा समझ जाएगा कि इस रास्ते से अगर यहाँ स्कूल से, घर से स्कूल जा सकता है, तो इसी से वापस होकर के हम यहाँ से घर भी जा सकते हैं। पलटावे का गुण आ जाता है, डिसेंट्रेशन आ जाता है। डिसेंट्रेशन विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण। मतलब अब बच्चा हर एस्पेक्ट को देखेगा। ठीक है, अब बच्चा हर एस्पेक्ट को देखेगा, वो एक ही एस्पेक्ट को नहीं देखेगा, हर एस्पेक्ट को देखेगा। उसमें क्या था? सेंट्रेशन था। बच्चा अगर लंबाई पे ध्यान देगा तो सिर्फ लंबाई पे ध्यान देगा, चौड़ाई पे नहीं। चौड़ाई पे देगा तो सिर्फ चौड़ाई पर देगा, वो एक ही एस्पेक्ट को देख पाता था। पर इसमें हर एस्पेक्ट को देखेगा। काउज एंड इफेक्ट क्या होता है? कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव क्या? अब बच्चा समझने लगेगा कि किस कारण से क्या होता है। जैसे बच्चा कहेगा कि कपड़े धूप में है इसीलिए सूख जाते हैं, साइकिल तेज चलाओ भैया तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब क्या है? कारण और इफेक्ट। अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि किस कारण से क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब उसको समझ में आ रहा है कि कपड़े अगर धूप में डालेंगे तो सूख जाएंगे। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। अब बच्चा वर्गीकरण कर लेगा। अगर आप उसको बहुत सारा सामान देंगे या बहुत सारा खिलौना देंगे, अब आप बोलेंगे कि रेड कलर को एक साइड रखो, ग्रीन कलर को नहीं भी बोलेंगे, बस कहेंगे कि इसको अच्छे से क्लासिफिकेशन करके रख दो, तो वो रख देगा। वो एक तरह के खिलौनों को एक तरफ में कर देगा। ठीक है, चाहे रंग के आधार पे, साइज के आधार पे। अगर वो चाहेगा कि सारे रेक्टेंगुलर सामान को एक साइड कर देते हैं, सारे ट्रायंगुलर टाइप के सामान को एक जगह कर देते, तो वो कर लेता है। ठीक है, वर्गीकरण वो कर लेता है। सीरिएशन, सीरिएशन क्या होता है? श्रेणीकरण। हिंदी इंग्लिश में नाम याद रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हिंदी का जो नाम है, हिंदी का नाम एग्जाम में चेंज होता रहता है, हिंदी में फिक्स नाम नहीं होता है। जैसे श्रेणीकरण क्या होता है? ये ऐसे, ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बच्चा किसी भी चीज को अब बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेगा। श्रेणीकरण इसी को कहते हैं। ठीक है, और ट्रांजिटिविटी भी इसी स्टेज में आ जाता है बच्चे में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त संक्रियात्मक। पियाजे का मानना है कि बच्चा जो है जब 11 साल से बड़ा हो जाएगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति भी बारे में सोचने लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी वो सोचने लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ? फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब अमूर्त, मतलब जो आंखों के सामने दिखाई ना दे,
दिमाग में हो, आंखों के सामने ना हो, सामने ना हो। अब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगा, ठीक है। अमूर्त चिंतन, मतलब अब वो ऐसी चीजों के प्रति लॉजिक लगा लेगा जो उसके सामने नहीं है। अब आप बच्चे को अलजेब्रा सिखा सकते हैं, अब आप बच्चे को ज्यामिति सिखा सकते हैं 11 साल के बाद, ठीक है। पियाजे का कहना है कि 11 साल से छोटे बच्चे को आप अलजेब्रा और ज्यामिति नहीं सिखा सकते। साइंटिफिक मेथड, अब वो किसी भी चीज को वैज्ञानिक के तरीके से सोचेगा। अब वो किसी चीज को वैज्ञानिक के तरीके से सोचेगा। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब परिकल्पनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन। अब जो है बच्चा ऐसे चीजों के प्रति लॉजिक लगा लेगा जैसे जो उसके सामने नहीं है। जैसे अगर बच्चा को आप ये देंगे और ये देंगे, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो बच्चा अब समझ जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये 11 साल का बच्चा करेगा। और पियाजे के अनुसार जो 7 साल से 11 साल का बच्चा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा है, वो क्या करेगा, अगर वो इसको ऐसा देंगे तो वो कॉन्क्रीट चीज, जैसे वो अपनी एक पेंसिल निकालेगा, उससे एक बड़ी पेंसिल निकालेगा, फिर इस पेंसिल को रखेगा और फिर इससे एक बड़ी पेंसिल निकालेगा, तब वो रिलेशन निकाल पाएगा कि ये इससे बड़ी है, क्योंकि वो उसी चीज को समझ पाएगा जो उसके सामने है। लेकिन इस स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में बच्चा जो है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में उस चीज के प्रति भी कल्पना कर लेगा जो उसके सामने नहीं है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मतलब परिकल्पनात्मक निगम निगमनात्मक 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 क्या हुआ, इंडक्टिव और डिडक्टिव हम लोग पढ़ते हैं ना, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जब हम लोग एग्जाम्पल से रूल जाते हैं, और ये जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव क्या होता है, जब हम लोग रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। और डिडक्टिव नियम है कि आप बड़े क्लास के बच्चों को डिडक्टिव मेथड पढ़ाइए, मतलब आप रूल से एग्जाम्पल की ओर जाइए, लेकिन आप छोटे क्लास के बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो इंडक्टिव मेथड से पढ़ाइए, मतलब रूल से आप, एग्जाम्पल से आप रूल की ओर जाइए, ठीक है। तो इसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क आ जाता है। और एक चीज और जो होता है वो होता है एडोलोसेंट इगोसेंट्रिज्म, मतलब किशोरावस्था का ये अहम केंद्रिता है। इगो इगोसेंट्रिज्म उसमें भी था, लेकिन वो जो था प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले टाइम पे, मतलब प्री, इसका जो सेकेंड स्टेज था उसमें था। लेकिन इसमें क्या है, उसमें बच्चा अपने बारे में सोचता था, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता था। और ये एडोलोसेंट इगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, बच्चे को लगता है कि सबका ध्यान मेरी ओर है। बच्चा अगर कुछ पहना है नया चीज, तो बच्चा नहीं, अब वो किशोर हो गया है। और अगर कोई कहीं पर हंस रहा है तो उसे लगता है कि वो मुझे देखकर ही हंस रहा है, उसको लगता है कि मैं ही केंद्र में हूँ, सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, ठीक है, सारी दुनिया मेरे ही बारे में सोच रही है। इसी को कहते हैं एडोलोसेंट इगोसेंट्रिज्म। तो होप कि आपको सारे स्टेजेस क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हुई हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पियाजे के थ्योरी का इम्प्लीकेशन और इसकी आलोचना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।